अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था फार्माकोलॉजी का इंट्रोडक्शन। तो हमने वहाँ पढ़ा था कि फार्माकोलॉजी के दो बेसिक्स पिलर्स होते हैं, फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनेमिक्स। आज हम उसकी पहली फार्माकोकाइनेटिक्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और फार्माकोकाइनेटिक्स में हम बेसिकली 4 चीज़ें डिस्कस करते हैं। उसमें होता है जी एब्जॉर्प्शन, मेटाबॉलिज्म, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एलिमिनेशन। ये 4 चीजें होती हैं जो हमें फार्माकोकाइनेटिक्स में पढ़नी होती हैं। ठीक है, तो टुडे हम डिस्कस करेंगे ये एब्जॉर्प्शन। इसके लिए एब्जॉर्प्शन क्या होता है, हम देखते हैं कि जब हम ड्रग किसी भी रूट से लेते हैं तो हमारे सिस्टेमिक सर्कुलेशन में वो कैसे पहुंचता है, इसे हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं। जैसे कि द मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम द एरिया ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू द सिस्टेमिक सर्कुलेशन। आपको डेफिनेशन नजर आ रही होगी। फॉर एग्जांपल हम ओरल ड्रग लेते हैं, ओरली मुंह के जरिए हम ड्रग लेते हैं तो हमारी जीआईटी में जाएगा, तो वहाँ से हमारे ब्लड में कैसे ड्रग जाता है वो हम डिस्कस करते हैं एब्जॉर्प्शन में, या इसे हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं। ठीक है, तो हमारे पास एब्जॉर्प्शन में डिफरेंट रूट्स होते हैं जो कि हम डिस्कस करते हैं। जैसे कि इधर मेंशन है पैसिव डिफ्यूजन है, हमारे पास फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और एंडोसाइटोसिस। ऑब्जर्वेशन के लिए ये यूजुअली 4 रूट्स होते हैं, 4 मेथड्स होते हैं ड्रग को साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से सर्कुलेशन, सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जाने के लिए। तो वन बाय वन हमें डिस्कस कर लेते हैं इनको। जैसे कि मैंने इधर लिखा है कि इन दो पहले जो रूट्स हैं पैसिव और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में, इनमें एनर्जी की कोई ज़रूरत नहीं होती। बॉडी जो एटीपी हमारे यूज़ करती है, इस ट्रांसपोर्ट के लिए हमारे पास एटीपी की कोई ज़रूरत नहीं होती। लेकिन जो बाकी 2 रूट्स हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जैसे कि लफ्ज़ से ही मेंशन है एक्टिवली, मतलब इधर हमें एटीपी की ज़रूरत होती है और एंडोसाइटोसिस में भी हमें एटीपी की कंजप्शन होती है। ठीक है, तो मैंने इधर एक डायग्राम बनाई है, तो यहाँ से आपको वाज़ेह हो जाएगा, अच्छे से समझ आ जाएगी। ये 4 रूट्स हमारे सेल मेम्ब्रेन में या हमारे एडमिनिस्ट्रेशन से रूट साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से ब्लड सर्कुलेशन में कैसे जाती है। जाहिर सी बात है ना, सेल पास करके जाएगी ना, और सेल का बैरियर क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन। तो इसलिए ये आपको एक सेल मेम्ब्रेन का लिपिड बाइलेयर स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, और उसमें से ड्रग कैसे पास होता है ये 4 रूट्स इधर जो है ना हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं जी पैसिव डिफ्यूजन की तरफ। पैसिव डिफ्यूजन की कौन कौन से ड्रग्स करते हैं, मैं आपको बताता चलूं कि पैसिव डिफ्यूजन वो वाले ड्रग्स करेंगे जो कि हमारे पास लिपिड सोल्यूबल्स हैं, वो पैसिवली ही ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे, उनको कोई मतलब एनर्जी की जरूरत नहीं होगी। वो ये जो लिपिड बाइलेयर है हमारे, ये जो आपको नजर आ रहे हैं, ये रूट आपको जो नजर आ रहा है ना, ये पैसिव रूट है। ठीक है, ड्रग सिंपली ये लिपिड बाइलेयर के दरमियान से डिफ्यूज करके सेल के इंट्रासेलुलर साइड पे आ जाएगा। इसमें कोई एनर्जी कंजप्शन नहीं होती, और मोस्टली ड्रग्स जो होते हैं ना, जो लिपिड सोल्यूबल हमारे पास होते हैं, जैसे कि स्टेरॉइड्स हैं हमारे पास, सारे लिपिड सोल्यूबल होते हैं, वो जो ये रूट फॉलो करते हैं पैसिव डिफ्यूजन वाला। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाती है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। लफ्ज आप मतलब वाज़ेह कर रहा होगा, फैसिलिटेटेड मतलब जो किसी मतलब रूट को फैसिलिटेट करता हो। और हम डायग्राम में देखें तो ये वाला रूट जो है ना, ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन वाला रूट है। मतलब इसमें जो है ना मेम्ब्रेन में डिफरेंट प्रोटीन कैरियर्स होते हैं, जो कि मतलब कोई भी आउटसाइड कोई भी चीज़ है तो इनसाइड सेल के वो किसी भी चीज़ को लाने के लिए वो फैसिलिटेट करते हैं, एज अ कैरियर के तौर पर काम करते हैं, या एज अ चैनल काम करते हैं। यहाँ पर चैनल लफ्ज़ ज़्यादा सूट करेगा, क्योंकि कैरियर जो है ना वो फिर हमारा स्पेसिफिकली एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आ जाते हैं। ठीक है, तो कोई भी ड्रग इधर आएगा तो बेसिकली इन कैरियर्स पे ना, इन चैनल्स पे स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होते हैं। स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होते हैं, तो वो ड्रग आके रिसेप्टर्स पर अटैच हो जाते हैं, जिससे वो चैनल्स जो है ना वो ड्रग को इनसाइड फैसिलिटेट करते हैं, या उसकी मूवमेंट में फैसिलिटेट करके उसको सेल के थ्रू पास करके
सिस्टेमिक सर्कुलेशन में ले आते हैं। ठीक है, इसमें हम ये भी देखेंगे कि हाँ, अगर हम कोई किसी भी ड्रग की फॉर एग्जांपल लेना चाहिए तो वो हमारे पास ओमेप्राजोल, जो भी हमारे पास ये ड्रग्स होते हैं ना मैदे के लिए, वो अक्सर ये रूट फॉलो करते हैं, मेजरली ये वाला रूट वो फॉलो करते हैं। ठीक है ना, जस्ट एज एग्जांपल आपको बताया गया। और ये वाला रूट जो है ना, अब क्यों है, मतलब वो लिक्विडली क्यों नहीं, वो है जो एक्वस सोल्यूबल ड्रग्स होते हैं ना, मतलब जो लिक्विड सोल्यूबल नहीं होते, हाइड्रोफिलिक ड्रग्स जो होते हैं ना, वो ये वाला रूट फॉलो करते हैं, क्योंकि वो लिक्विड सोल्यूबल नहीं होते, लिक्विड से वो प्रॉपर्ली डिफ्यूज नहीं कर पाते, जिसके लिए उनके पास के लिए स्पेशल कैरियर्स होते हैं, चैनल्स होते हैं, और वो इनसे डिफ्यूज करते हैं। ठीक हो गया। हमारे पास जो तीसरा आता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट वाला। एक्टिवली डायग्राम में हम देखें तो हमारे पास जो ये वाला पोर्शन है ना, ये वाला, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट का है। ठीक है, इसमें ड्रग्स जो है वो आउटसाइड एक्स्ट्रासेलुलर से इंट्रासेलुलर जो आता है ना, वो एनर्जी की कंजम्पशन से आता है, मतलब वहां पर एटीपी की जरूरत होती है। इस पर भी ये जो स्पेसिफिक कैरियर्स होती हैं, ठीक है ना, मतलब अगर हम एक्टिव की बात करें तो कैरियर्स की बात करेंगे, अगर हम फैसिलिटेटेड डिफरेंट की बात करेंगे तो हम चैनल्स की बात करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होते हैं, ड्रग्स जो है वो आता है और स्पेसिफिक रिसेप्टर पर अटैच होता है, और ये फिर ये डाइवर्ट हो जाता है। जिस तरह मैंने एक ही शक्ल बनाई है डायग्राम, तो ये वाला जिस तरह ये अटैच हुआ है ना, तो ये एक्टिवली नीचे की तरफ डाउनवर्ड हो जाता है, अपनी डायरेक्शन डाउनवर्ड कर लेता है इस तरह, और ये वाला ड्रग फिर इधर आ जाता है, और जिस तरह फिर ये सेल के अंदर इंट्रासेलुलर स्पेस में आ जाता है। ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट इस तरह होती है। और अगर हम इसमें कोई एग्जांपल देखना चाहिए तो हमारे पास जो एंटी कैंसर ड्रग्स हैं वो ये वाला रूट फॉलो करते हैं। ठीक है ना, ये जो है लिपिड सोल्यूबल, ये डिफ्यूज करते हैं कि इनकी बाहर कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है और इनसाइड जो है ना कंसंट्रेशन बहुत कम होती है, जिसकी वजह से ये डिफ्यूज करते हैं फ्रॉम द एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू एरिया लोअर कंसंट्रेशन। और फैसिलिटेटेड डिफरेंट भी इसी तरह होती है, फ्रॉम द एरिया ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू द एरिया लोअर कंसंट्रेशन। ठीक हो गया। अब हमारे पास आखिरी रूट रह गया जी, एंडोसाइटोसिस वाला। ठीक है, इसमें मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है कि ये जो मेम्ब्रेन है ना, ये इनसाइड इसमें एक लूप बना रही है, या इनसाइड डाइवर्ज हो गई है। ठीक है, ये इनसाइड पिंच हो जाती है, और जो बल्कि ड्रग्स होते हैं ना, वो ये वाला रूट फॉलो करते हैं, जैसे कि एपिनेफ्रिन, नॉरेपेनेफ्रिन वगैरह, मतलब जो ज़्यादा अमाउंट में हम लेते हैं, बल्क फॉर्म में हमारे साइड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बल्क सर्कुलेशन में जाते हैं। ठीक है, वो ये वाला रूट फॉलो करते हैं। ठीक है ना, तो वो ब्लड यहाँ पर आया और जो लिपिड का ये है वो पिंच इन हो जाती है, और फिर अपनी जो मेम्ब्रेन से ना वो अलग होके सेल की अंदर वाली स्पेस में आ जाती है। ठीक है, और ये चारों रूट्स हमने ऑब्जर्वेशन के डिस्कस कर लिए हैं। अब हम इसके फैक्टर्स डिस्कस करेंगे कि ऑब्जर्वेशन को कौन कौन से फैक्टर जो हैं अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो वन बाय वन हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि ब्लड फ्लो ऑफ टू द ऑब्जर्वेशन साइड, मतलब जिस साइड पर हमने दूसरा ड्रग को एडमिनिस्टर किया है उस साइड पर ब्लड फ्लो कितना है। ठीक है, दूसरे बात हम देखते हैं कि फिजिकल स्टेट ऑफ ड्रग, हम देखते हैं कि ड्रग जो हमने एडमिनिस्टर किया है वो सॉलिड फॉर्म में है या लिक्विड फॉर्म में है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि पीएच ऑफ द मीडियम, यानी कि जिस जगह हमने ड्रग एडमिनिस्टर किया है उस मीडियम की या उस जगह की पीएच क्या है, ये चीज़ भी ड्रग को इफेक्ट करती है, और टोटल सरफेस एरिया और कॉन्टैक्ट टाइम। ठीक है, अब वन बाय वन हम इन चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं कि ये फैक्टर किस तरह अफेक्ट करते हैं ड्रग की एब्जॉर्प्शन को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं ब्लड फ्लो। ये तो एक जनरल चीज़ है, जैसे कि मतलब जितना ज़्यादा ब्लड फ्लो होगा जिस उस जगह उतना ही ज़्यादा ड्रग अब्जॉर्ब होगा। फॉर एग्जांपल हम एक ड्रग देते हैं सबलिंगुअल, मतलब ज़बान के नीचे, और एक ड्रग हम दे देते हैं ओरली वैसे ही। ठीक है, तो जो सबलिंगुअल मतलब ज़बान के नीचे हमने जो ड्रग रखा ना उसकी अब्जॉर्प्शन जल्दी होगी। क्यों होगी? क्योंकि ज़बान के नीचे बहुत सी कैपिलरीज जो है ना वो होती हैं, मतलब ब्लड सप्लाई वहाँ पर बहुत ज़्यादा है, लेकिन
डाइजेस्टिव ट्रैक में उतनी ज़्यादा ब्लड सप्लाई नहीं है, जिसकी वजह से हमारा जो मतलब सबलिंगुअल ड्रग एडमिनिस्ट्रेड है ना, वो जल्दी अब्जॉर्ब होगा। ब्लड फ्लो जिस जगह ज़्यादा होगा वहाँ पर ड्रग की एब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा होगी। मतलब हम इसे कह सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्जॉर्प्शन। दूसरा है फिजिकल स्टेट ऑफ ड्रग। एक चीज हमने ली है सॉलिड फॉर्म में, एक चीज हमने ली है लिक्विड फॉर्म में। ड्रग्स जो हैं वो दोनों फॉर्म में अवेलेबल होते हैं। कुछ ड्रग्स जो होते हैं वो लिक्विड फॉर्म में होते हैं, कुछ ड्रग्स जो होते हैं सॉलिड फॉर्म में होते हैं, जैसे कि टैबलेट्स हो गया, कैप्सूल वगैरह, या लिक्विड फॉर्म में सिरप्स, एलिक्सर वगैरह। ठीक है, अब जो हमने सॉलिड फॉर्म में ड्रग लिया है उसे जाके अंदर पहले डिसइंटीग्रेट होना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद वो जाके एब्जॉर्ब होगा। लेकिन जो लिक्विड फॉर्म में है उसने तो डायरेक्टली जाके सिर्फ एब्जॉर्ब होना है, उसे कोई डिसइंटीग्रेशन की जरूरत नहीं है या क्रश फॉर्म में आने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्टली ही जाके एब्जॉर्प्शन शुरू कर देगा। लेकिन जो सॉलिड फॉर्म में हमने ड्रग लिया है उसको पहले डिसइंटीग्रेशन, मतलब उसे क्रश फॉर्म में आना पड़ेगा, पाउडर फॉर्म में आना पड़ेगा, माइक्रो मॉलिक्यूल लेवल पर आना पड़ेगा, जहाँ पर वो मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सके। ठीक है, तो फिजिकल स्टेट भी हमने डिस्कस कर ली कि किस तरह अफेक्ट करती है ड्रग की एब्जॉर्प्शन को। उसके बाद है पीएच ऑफ द मीडियम। ये पॉइंट जो है ये थोड़ा टेक्निकल है, ये समझने वाला है। कोशिश करूँगा आपको पूरे तरीके से समझाने की। बात ये है कि हमारे पास जो ड्रग्स होते हैं ना वो या तो स्लाइटली एसिडिक होते हैं या फिर स्लाइटली बेसिक होते हैं। ठीक है ना, ये मैंने आपको दिखाया है कि या एसिडिक या फिर बेसिक। डायग्राम के जरिए मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो अच्छा, स्लाइटली एसिडिक या स्लाइटली बेसिक ही क्यों होते हैं, या फुली बेसिक या फुली एसिडिक क्यों नहीं होते? ठीक है, देखिए ना, मीडियम जो होता है ना वो उसमें जाहिर सी बात है, अगर हम स्टमक को देखें तो उसकी एक स्पेसिफिक पीएच है, अगर हम इंटेस्टाइन को देखें उसकी भी एक स्पेसिफिक पीएच है। अगर फुली एसिडिक या फुली बेसिक होगा तो वो या तो उसको क्रॉस नहीं कर पाएगा या फिर फुली क्रॉस करेगा, जिससे हमारी ड्रग की वो जो लेवल है बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए जो ड्रग्स होते हैं वो या तो स्लाइटली एसिडिक होते हैं या स्लाइटली बेसिक होते हैं। इसकी एक और भी वजह है, जैसे कि मैंने इधर बताया आपको पीएच ऑफ द मीडियम। अब पीएच जो है वो हमारे प्रोटॉन से रिलेटेड है, H+ आयन से रिलेटेड है। ठीक है ना, तो जाहिर सी बात है अगर हमने स्टमक में ड्रग दी है या इंटेस्टाइन में अब्जॉर्ब होना है तो वहाँ पर H+ आयंस भी तो होंगे ना। अगर एक ड्रग इस फॉर्म में किया तो वहाँ जाके आयोनाइज हो जाएगी, इसलिए वो फुली एसिडिक या फुली बेसिक वैसे ही नहीं रह सकती। ठीक है, अब हर ड्रग की ना एक pKa वैल्यू होती है। ठीक है ना, pKa वैल्यू क्यों आती है कि किसी भी ड्रग का किसी दूसरे कंपाउंड या किसी दूसरे भी आयन से इंटरेक्शन करने की एबिलिटी। फॉर एग्जांपल मैंने ये इधर ड्रग है ए नेगेटिव ड्रग है। ठीक है, ये मैंने एडमिनिस्टर किया है, ये स्लाइटली एसिडिक स्लाइटली बेसिक है, एसिडिक है, तो ये अंदर जाके उससे रिएक्ट करेगा जो H+ आयंस बने हैं। ठीक है ना, अब अगर मीडियम की जो है पीएच है वो बहुत ज्यादा है, मीडियम की पीएच बहुत ज्यादा है, मतलब वहां पर H+ आयंस जो हैं वो बहुत ज्यादा हैं, H+ आयंस बहुत ज्यादा हैं। ठीक है, इसका मतलब है जो हमने ये ड्रग एडमिनिस्टर किया है ये फौरी तौर पर जाकर इससे रिएक्ट कर लेगा। जब इससे रिएक्ट कर लेगा तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा, ये इस फॉर्म में आ जाएगा। अब ये ड्रग जो है ना ये इजीली डिफ्यूज कर सकता है अंदर। मैंने आपको ये शो करवाया है कि ये एसिडिक ड्रग्स जो है ना ये इस तरह मतलब आयोनेटेड फॉर्म में डिफ्यूज करते हैं, और जो बेसिक ड्रग हैं ये मतलब जो चीज समझाने की ये है कि न्यूट्रल फॉर्म में, चाहे एसिडिक ड्रग है चाहे बेसिक ड्रग है, उसने न्यूट्रल फॉर्म में डिफ्यूज करना है। ठीक है, लेकिन हमारे ड्रग्स जो हैं वो या तो स्लाइटली एसिडिक होते हैं या स्लाइटली बेसिक होते हैं। इसीलिए अगर पीएच ज्यादा होगी तो वो जो स्लाइटली एसिडिक ड्रग दिया है वो इसके साथ रिएक्ट करके अंदर डिफ्यूज हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इन द कंट्रास्ट अगर हम बेसिक ड्रग की बात करें, ठीक है, वो एसिडिक मीडियम में डिफ्यूज नहीं कर पाएगा।
एसिडिक मीडियम में डिफ्यूज नहीं कर पाएगा बेसिक ड्रग। क्यों नहीं डिफ्यूज कर पाएगा? मैंने बताया आपको कि ड्रग ने जाना है न्यूट्रलाइज फॉर्म में अंदर, ठीक है। अगर एसिडिक मीडियम है तो इसका मतलब है प्रोटॉन वहां बहुत ज्यादा है, और प्रोटॉन वहां बहुत ज्यादा है तो ये जो ना न्यूट्रलाइज नहीं रहता इस फॉर्म में, ये इसके पास पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। इसीलिए बेसिक ड्रग जो है ना उसकी मतलब हाई पीएच में अंदर जाते हैं। हाई पीएच में जाएंगे तो H+ जो बहुत कम होंगे, तो ये फिर B जो है ना न्यूट्रल फॉर्म में ही अंदर जाएगा, अंदर जाके वो अपना बेसिक फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी, मैंने पूरी कोशिश की समझाने की। तो ये पीएच ऑफ द मीडियम किस तरह अफेक्ट करती है कि अगर पीएच लो है, pH लो है तो एसिडिक ड्रग जो है वो जल्दी डिफ्यूज होगा, बेसिक ड्रग डिफ्यूज नहीं होगा। अगर pH हाई है तो बेसिक ड्रग जो है ना वो जल्दी डिफ्यूज होगा, एसिडिक ड्रग जल्दी डिफ्यूज नहीं होगा। इसे हम ड्रग की pKa वैल्यू से कंपेयर करते हैं। एसिडिक ड्रग के लिए मतलब pH should be greater than pKa, तब ये डिफ्यूज होगा। और इसकी अगर pH इसकी ग्रेटर और इसकी अगर pH लेस देन pKa होगी तो ये डिफ्यूज होगा। ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा कि अगर हम ये ड्रग की pKa वैल्यू है, इसको कंपेयर करें मीडियम की pH से। अगर मीडियम की pH pKa वैल्यू से ज्यादा है तो एसिडिक ड्रग डिफ्यूज करेगा, और अगर pH इसकी बेसिक ड्रग की कम है pKa से तो ये डिफ्यूज करेगा। ये पॉइंट आपने ध्यान में रखना है। तो गाइस, तो अब हम डिस्कस करने चले हैं टोटल सरफेस एरिया, मतलब जिस जगह हमने ड्रग एडमिनिस्ट्रेट किया है, जिस जगह ड्रग ने एब्जॉर्ब होना है, तो उस जगह का सरफेस एरिया कितना है। सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा ड्रग की एब्जॉर्प्शन उतनी ज्यादा होगी। ये जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है एब्जॉर्प्शन, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक ड्रग जो है अपने स्टमक में एब्जॉर्ब होना है और एक ड्रग जो है उसमें इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होना है। हमें पता है कि इंटेस्टाइन में विलाई माइक्रोविलाई होते हैं, तो उससे सरफेस एरिया कई गुना हो जाता है। तो जाहिर सी बात है कि जो ड्रग है इंटेस्टाइन वाला वो ज्यादा अब्जॉर्ब होगा। जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतना ज्यादा, ये दो चीजें जो है ना रिलेटेड हैं। जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा कांटेक्ट होगा, और जितना ज्यादा कांटेक्ट ड्रग और उस अब्जॉर्प्शन साइट के दरमियान कांटेक्ट होगा उतनी ही ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगी। अब कांटेक्ट टाइम की बात करें तो कांटेक्ट टाइम जो है ना ये भी डायरेक्टली ही प्रोपोर्शनल है, मतलब जितना ज्यादा कांटेक्ट टाइम होगा, ये तो आम सी कॉमन सी बात है कि उतना ही ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगी। बहुत बार हमारे डायट की सूरत में हमारी जो जीआईटी की मोटिलिटी है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिससे मतलब हम जो भी चीज़ लेते हैं वो जल्दी ही पास आउट हो जाती है। तो अगर हम मतलब इफ ए पेशेंट इज फेसिंग डायरिया, तो उसकी जो जीआईटी मोटिलिटी होगी वो बहुत ज़्यादा होगी, और जिसकी वजह से एब्जॉर्प्शन कम होगी, क्योंकि उसे कॉन्टैक्ट टाइम बहुत ही कम मिलेगा। तो ये फैक्टर्स थे अबाउट ऑब्जर्वेशन, और हमने ऑब्जर्वेशन के मेथड डिस्कस किए। तो आज के लेक्चर के लिए क्या पेश हो गई। तो गाइस, ऑब्जर्वेशन के रिलेटेड एक टर्म है बायोअवेलेबिलिटी। द अमाउंट ऑफ इंटैक्ट ड्रग, ये लफ्ज आपने नोट करना है। द अमाउंट ऑफ इंटैक्ट ड्रग that which is the systemic circulation। अब इंटैक्ट ड्रग लफ्ज क्यों यूज किया गया है, वो इसलिए कि बात जो है ना, जैसे कि पीएच होती है स्टमक की, इंटेस्टाइन की, या फर्स्ट पास इफेक्ट की वजह से ड्रग जो है वो केमिकली चेंज हो जाता है, लेकिन वो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में तो पहुंच जाता है। इसलिए हमें उसका थेरेपेटिकली इफेक्टिव रहता, इसलिए हमने यूज किया है कि इंटैक्ट ड्रग।
मतलब जो कि केमिकली चेंज ना हो, वो कंसंट्रेशन जो केमिकली चेंज हुए बगैर सिस्टेमिक सर्कुलेशन में पहुंच जाती है, उसे हम बायो अवेलेबिलिटी कहते हैं। अब हम आईवी जब इंजेक्शन देते हैं इसके बाद अब हम डायरेक्ट ब्लड में लगाते हैं, इसलिए उसकी जो बायो अवेलेबिलिटी है वो 100% होती है आईवी रूट की। और बाकी की हम जो ओरल रूट्स हैं या बाकी की कोई रूट्स है उसकी हम अगर हम उसकी बायो अवेलेबिलिटी चेक करनी है तो उसकी हम इसी से कंपेयर करके चेक करते हैं कि इसकी 100% है और उसको इसके साथ कंपेयर करके हम बाकी रूट्स की अवेलेबिलिटी चेक कर सकते हैं। जैसे कि इधर मैंने एक ग्राफ बनाया है कि ये आईवी रूट के लिए ग्राफ है कि डायरेक्टली हम ब्लड में हमें ड्रग सप्लाई किया, अब आगे उसमें फर्दर प्रोसेस होकर एलिमिनेट होना और उसकी ब्लड की कंसंट्रेशन ग्रेजुअली डिक्रीज हो रही है, ठीक है ना, क्योंकि हमने जो है इस पॉइंट पे उसकी जो कंसंट्रेशन होगी वो 100% होगी अवेलेबिलिटी। और जो हमने बाकी फॉर एग्जांपल ओरल रूट से हमने ड्रग दिया है और उसका एरिया अंडर द कर्व मैंने शो किया है, वो क्यों मतलब एक पैराबोला कर्व शो किया है, वो इसलिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी जो कंसंट्रेशन है वो ग्रेजुअली इंक्रीज होगी, नॉट फुली 100%, शायद ये परहैप्स 40% हो या फिर 30% हो, 70% हो, कितनी भी हो सकती है, ठीक है ना, मतलब ग्रेजुअली वो अपनी पीक प्लाज्मा कंसंट्रेशन अटेन करेगी, उसके बाद वो ग्रेजुअली एलिमिनेट होगी, ठीक है। इस तरह हम एरिया अंडर द कर्व फाइंड करके बाकी जो रूट्स हैं, ओरल है, मस्कुलर है, पॉजिटिव्स हैं, नेजल रूट है, सबलिंगुअल रूट है, उसकी हम आई से कंपेयर करके उसकी ब्लड में बायो अवेलेबिलिटी चेक कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल कि हमें एक ड्रग दिया उसका 100% था, हम वो जी ओरल रूट से दिया, हमने 100% ड्रग का हमने दिया, वो जी स्टमक में दिया, उससे पीएच अफेक्ट करेगी, उसका फर्स्ट पास होगा, और फॉर एग्जांपल उसका जो ब्लड में है 70% पहुंचा तो ये उसकी बायो अवेलेबिलिटी होगी, मतलब जो 30% हमारा ड्रग है वो ज़ाया होगा विदाउट एनी थेरेप्यूटिक इफेक्शन। तो दैट्स ऑल वाज अबाउट द एब्जॉर्प्शन। थैंक यू।